अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। गाज़ा के अंदर हमास जो कि वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टी भी है और एक फ्रीडम फाइटिंग मिलिशिया फोर्स भी है और जिसने तकरीबन 19 दिन पहले इतना बड़ा हमला किया इसराइल के ऊपर और उसके बाद से जंग का समा वहाँ पर है। दर पे गाज़ा के ऊपर हमले और बॉम्बिंग की वजह से 7,000 से ज़्यादा गाज़ा के अंदर जो सिविलियंस हैं, इनोसेंट सिविलियंस, वो मारे जा चुके हैं और इसराइल जो है वो डेली यही बयानात उसके सामने आ रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन फुल फ्लेज वो अब करने वाले हैं गाज़ा के अंदर, लेकिन उसको वो डिले भी कर रहे हैं। मतलब कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अंदर जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि हमास अब उस तरह का पहले जैसा कमज़ोर मिलिशिया नहीं, बल्कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके पास बहुत हैवी आर्सेनल है, वेपन्स हैं और आज के पॉडकास्ट में हम यही देखेंगे कि कितना डेडली उसके पास आर्सेनल है, कितना ज़्यादा उसके पास हथियार और वेपन्स मौजूद हैं, जिसका वजह से इसराइल जो है वो एक ख़तरे का इस वक्त शिकार है। तो चंद क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कि इसराइल ने इससे पहले कई दफ़ा गाज़ा के अंदर रेड्स की हैं और कई दफ़ा उनके जो ठिकाने हैं उनको पकड़ा है और ये सारा वेपन्स जो है जिसमें आपको रॉकेट्स भी दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ और बहुत ख़तरनाक किस्म के वेपन्स, छोटे और बड़े, स्पेशली ये सारे रॉकेट्स ही दिख रहे हैं और गन्स गन्स भी हैं। ये सब हमास की पोजेशन से, उनके ठिकानों से इन्होंने इसराइल ने पकड़े हुए हैं और सिर्फ ये चंद रेड्स में जो वेपन्स पकड़े हैं उन्हीं से ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा स्टॉक पाइल हो सकता है इस वक्त हमास के पास गाज़ा के अंदर। और ये गाज़ा के जो फाइटर्स हैं, अल-कसाम ब्रिगेड इनका नाम है और इट्स लाइक मतलब क्योंकि 70 साल से एक आप समझ लो कि इनके ऊपर ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो है मुसल्लत हैं और हमेशा और हर रोज़ की बुनियाद पर इनके साथ जो है मज़ालिम होते हैं, अपार्थाइड इनके ऊपर होता है, जेनोसाइड का ये शिकार होते हैं। तो इनके फाइटर्स भी इसी तरह के हैं जो कि जान हथेली पे रखकर घूमने वाले और सर पे कफन बांध के चलने वाले लोग होते हैं, उस तरह से। तो थोड़ा सा ये मैं आपको एक मैंने लिस्ट भी बनाई है जिससे एक थोड़ा सा कंपैरिजन हम करना चाहेंगे कि गाज़ा के अंदर जो हमास एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी उभरा और एज अ फ्रीडम फाइटिंग फोर्स भी उभरा, ये 2008 से ऐसा है और 2008 के इलेक्शंस में गाज़ा के लोगों ने हमास को वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया, यानी कि वो एक डेमोक्रेटिक फोर्स भी हैं जिनके पास वोट है लोगों का। लेकिन 2008 में गाज़ा के ऊपर एक वॉर की थी इसराइल ने, उसको ऑपरेशन कास्ट लेड, उन्होंने उसका नाम लिखा था। 22 डेज तक वो ये ऑपरेशन करते रहे और इस ऑपरेशन में भी गाज़ा के अंदर बॉम्बिंग और हर किस्म की जो वॉर क्राइम्स हैं वो इसराइल करता रहा। उस पूरी जंग में 22 डेज में 1430 पैलेस्टीनियंस गाज़ा के अंदर जो है वो हलाक हुए थे और इसराइल के सिर्फ 13 जो लोग हैं वो हलाक हुए थे। और लेकिन उस वक्त इनकी ताकत कितनी थी? इनकी ताकत ये थी कि वो सिर्फ सडरोड तक उनके बॉम्ब जा सकते थे। मैं आपको एक पिक्चर से ज़रा की हेल्प से आपको दिखाऊंगी कि सदर रोड कहाँ है। ये गाज़ा है। गाज़ा ये बिल्कुल छोटा सा ये एरिया है और सदर रोड एक मोहल्ला है जो कि इसके करीब, बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। तब जब ये वॉर हुई थी, लाइक ऑपरेशन कास्ट लीड लेड, उस वक्त जो गाज़ा और हमास के पास मिसाइल्स थे, रॉकेट्स थे, या जो भी आर्सेनल था वो सदरोड से आगे नहीं फेंका जा सकता था। लेकिन 2012 में एक और ऑपरेशन पिलर डिफेंस इसराइल ने उनके खिलाफ किया। 7 दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहा। फ़लस्तीनी इसमें जो गाज़ा के अंदर 180 मारे गए और इजरायली 20 इसके अंदर मारे गए और उस वक्त जो कि इनकी मिसाइल की रीच थी हमास की, वो तेल अवीव तक पहुंच चुकी थी। मैं आपको बताती हूँ कि तेल अवीव जो है वो ये इधर इधर आपको दिखाई देगा कि ये इस तरफ है, हाइफा से भी आगे है तेल अवीव।
यहाँ पर, अच्छा नहीं सॉरी, ये है तेल अवीव इनका कैपिटल सिटी भी है, और यहाँ तक इनकी रीच पहुँच चुकी थी इनके मिसाइल्स की। तो कंपैरिजन की बात ये करने की है कि जो इजराइल जो है वो लोगों को, पैलेस्टीनियंस को तो मारता गया, ज़्यादा से ज़्यादा मारता गया, लेकिन इजराइल के जो लोग हैं वो कम से कम ही उसके खिलाफ जो है वो हलाकतें उनकी हुई, लेकिन जो क्या हमास को वो ख़त्म कर सके अपनी इन तमाम ऑपरेशंस में, कि एक फ्रीडम फाइटिंग फोर्स जो कि अवाम के अंदर, दिलों के अंदर एम्बेडेड है, और हर घर के अंदर हमास के फाइटर्स इस वक्त रह रहे हैं। तो क्योंकि उनकी फैमिलीज हैं, उनकी फैमिलीज के बच्चे हैं जो कि हमास में शामिल हैं, तो क्या इस तरह के ऑपरेशन से इनको कोई फ़ायदा हुआ कि मतलब हमास को वो कमज़ोर कर सके? ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि पहले 2008 में इनकी जो रीच है वो सदर रोड तक थी, और 2012 में इनकी जो मिसाइल्स की रीच है वो तेल अवीव तक पहुंच चुकी थी, और 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज उन्होंने किया गाजा के खिलाफ। गाजा वॉर थी वो एक पूरी 50 दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहा, और इसमें इन्होंने बेशुमार बॉम्बिंग करके उस वक्त 2322 गाजा के लोगों को मारा, और उसके बदले में गाजा हमास जो है वो 72 लोगों को सिर्फ मार सका। मगर उस वक्त उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी, और उसका नाम था एबाबील ड्रोन्स टेक्नोलॉजी। सो वक्त के साथ साथ इनके ऑपरेशंस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमास कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद टेक्निकली साउंड और मज़ीद मजबूत और मज़ीद उसके पास अपने वेपन्स का स्टॉक पाइल बढ़ता चला जा रहा है। 2021 में भी इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस के नाम से एक मतलब वॉर ही थी जो 11 दिन तक जारी रही, और उसमें जो है 250 गाज़ा के लोगों को उस वक़्त उन्होंने मारा, और 12 इज़राइली लोग मर गए। तो ये इस तरह की ये ऑपरेशंस यानी गाज़ा के ऊपर ये मुस्तकिल यानी हर 2 साल 4 साल के वक़्फ़े से ये करते ही रहते हैं, बॉम्बिंग करते हैं बेशुमार, उनकी इमारतों को ढा देते हैं, उनके हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करते हैं, स्कूल्स के बिल्डिंग्स को रेफ्यूजी कैंप्स को भी बॉम्ब करते हैं। तो ये सब सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन क्या इससे हमास कमज़ोर हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि 2023 का जो आज ये चल रहा है सिलसिला, जिसमें इस वक़्त तक वो 7,000 लोगों को बॉम्बिंग करके मार चुके हैं गाज़ा के अंदर, जिनमें से 3,000 से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। उस इस ऑपरेशन या इस वॉर में या इस एपिसोड में इज़राइल के 1400 लोग मारे गए। यानी आप अगर ये देखो कि हमास कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कि उसने पहले 13 मारे, 20 मारे, फिर उसने 72 मारे इनके, और आज की तारीख में उसने 1400 लोगों को मार दिया। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की ऑपरेसिव ऑपरेशंस करते रहोगे एक लोगों के ऊपर, जिनको के तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स आप सलब कर दोगे, जिनके ऊपर आप जेनोसाइड करोगे, अपार्थाइड करोगे, और जिनको अब्यूज करोगे डेली बेसिस पे, जिनकी आप बॉर्डर्स को हर तरफ से रोक लोगे, जिनको कि जीना का के तमाम हकूक उनसे छीन लोगे, तो वो आपके इस बॉम्बिंग ऑपरेशन से कमज़ोर नहीं हो रहे, बल्कि वो तो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आज के दिन जो है वो कितने क्या आर्सेनल है जो हमास के पास, ये हम देखते हैं। इनके पास DSH के 50 कैलिबर की मशीन गन्स हैं, बेशुमार मशीन गन्स हैं। इनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं AK-47, इनके पास क्लाशनकोव्स हैं, इनके पास हैंड ग्रेनेड्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इनके पास ड्रोन्स हैं जो कि एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, और ये नहीं पता कि ईरान ने इनको सप्लाई किए हैं या इनको टेक्नोलॉजी कहीं से मिली है और उन्होंने खुद होममेड बनाए हैं, या कैसे कैसे इनके पास ये सारे जो हैं। क्लाशनकोव्स के बारे में तो एक रिपोर्ट आई है इससे पहले कि इनके पास टेक्नोलॉजी है, और रशिया की हेल्प से इनको उनके पार्ट्स मिलते हैं या टेक्नोलॉजी मिलती है, और वो खुद वहाँ पे असेंबल करते हैं, और इनकी गन्स बनाने की भी इनके पास सॉरी इनकी बुलेट्स बनाने की भी टेक्नोलॉजी इनके पास है, यानी ये खुद होममेड इनकी बुलेट्स बना लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा इनके पास पैराग्लाइडर्स भी थे जो इन्होंने इस्तेमाल किया, ये बुलडोज़र भी इन्होंने इस एपिसोड में इस्तेमाल किए। कस्साम रॉकेट्स इनके पास बहुत सारे हैं
250 किलोमीटर रेंज वाले भी हैं, 160 वाले भी हैं, इससे छोटे भी हैं। फजर 5 रॉकेट्स इनके पास हैं, M75 रॉकेट्स हैं, ग्रैड रॉकेट्स हैं, अयाश 250 किलोमीटर रेंज वाले भी इनके पास रॉकेट्स हैं। इस वक्त इनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स भी हैं, जिनमें यासीन मिसाइल्स, बना अल बना मिसाइल और अल बतर मिसाइल्स हैं, और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं जो कि अल कुद्स 3 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के नाम से। सो ये इतनी ज्यादा आर्सेनल कहाँ इन्होंने छुपाई हुई है, कौन से इनके इतने टैलेंट्स है, क्या पूरा गाजा ही नीचे से टनल्स बना हुआ है, और क्या इसमें बेशुमार यानी वो ऐसे यानी डंपर्स हैं जिनके बीच में बेशुमार इन्होंने किया हुआ है आर्सेनल रखे में। ये जो मैप विकिपीडिया से ही मैंने ये निकाला है, इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो इनके आर्सेनल हैं ये वक्त के साथ साथ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। पहले इनके पास सिर्फ कसाम 2 थे जो कि इस ब्लू लाइन तक वो जा सकते थे। उसके बाद इनके पास फजर 3 आ गए जो कि ये ब्राउन लाइन तक उसकी रेंज थी। फिर शजील 55 के नाम से एक रॉकेट्स आ गए जो कि ये इतनी आगे तक पहुंच रहे, तल अवीव के करीब पहुंच गए। फिर फजर 5 और M75 मजीद जो कि ये इस ग्रीन लाइन तल अवीव से भी आगे ये जा सकते हैं। उसके बाद M75 अपग्रेडेड और J80 अपग्रेडेड, और उसके बाद ये वाले R160 और M302, और ये जो है ये बिल्कुल तल अवीव से भी आगे ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन तक जाते हैं। और ये ईयर्स के हिसाब से भी इन्होंने बताया कि 2004 में सिर्फ 10 किलोमीटर जा सकते थे, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 2014 में 160 किलोमीटर तक इनकी रेंज चली गई थी, और अब 2023 में शायद इससे भी आगे इनकी रेंज है। गालिबन ये ब्राउन लाइन है जो कि अब की वो बता रहे हैं। पूरे इसराइल से भी आगे ये अपने फेंक सकते हैं मिसाइल। सो ये सिचुएशन है इस वक्त कि ये मिसाइल्स बेशुमार हैं इनके पास, और ये नई जदीद टेक्नोलॉजी, और आप देखें इतने बड़े जो मिसाइल्स हैं जो, और इनके लॉन्चर्स भी इनके पास हैं। तो ये लॉन्चर्स और ये मिसाइल यूज करके तो वो एक एक मिसाइल से इसराइल का एक एक टैंक गिरा सकते हैं। सो इस तरह की इनकी ये सिचुएशन है। बेशुमार इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स, गन्स, क्लेशनकोव्स और बुलेट्स का अंबार, और उसके अलावा ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्निकली साउंड होना, और फिर सबसे बढ़कर ये कि बिल्डअप एरिया के अंदर इनके पास छुपने की बेशुमार जगह, और इसराइल अगर टैंकों के साथ अंडरग्राउंड इन्वेजन करता है तो वो तो खुले मैदान में होते हैं, टैंक को तो छुपाया नहीं जा सकता, और इनके जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं और इनके जो फौजी हैं और इनके जो बुलेट्स और गन्स हैं वो तो इन्होंने बिल्डिंग्स के बीच में अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे छुपाए हुए हैं। और एक और ख़तरा ये कि बूबी ट्रैप्स लगा के अगर ये बॉम्ब्स अपने जगह जगह पे लगा दें इसराइल के टैंकों के आने से पहले, और वहाँ पे टैंक जब पहुंचे तो उनको वो उड़ा दें उन बूबी ट्रैप बॉम्ब से, तो फिर कितना खतरनाक हो सकता है इसराइल के लिए अंदर आना। तो इसके ऊपर एक और वीडियो करूंगी मैं कि ग्राउंड इन्वेजन कब हो रही है, कैसे हो रही है, और लेकिन इस पॉडकास्ट का मकसद ये था बताना कि हमास कितना डेडली आर्सेनल का इस वक्त उसके पास है। थैंक यू।